जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास में हम गणित के उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में जितने प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगभग सभी प्रकार के प्रश्न आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। आज की क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो सभी साथी अंत तक बने रहें। और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है 5, 10, 35 के सबसे छोटे श्रावगुणज और सबसे बड़े श्रावगुणखंड का अंतर क्या है। इन दोनों का अंतर हमें बताना है। पहले इन संख्याओं को लिख लेते हैं 5, 10 और 35। अब श्रावगुणज क्या होता है? श्रावगुणज वह छोटी छोटी संख्या होगी। कोई छोटा श्रावगुणज पूछा गया है तो वह छोटी छोटी संख्या अगर जिसको हम 5 से भाग करें, 10 से भाग करें और 35 से भाग करें तो पूरी की पूरी भाग हो जाए। तो ऐसी संख्या हमारी क्या आएगी? देखो सबसे छोटी संख्या तो 35 हो जाएगी। अगर 35 को 5 से भाग हो रही है लेकिन 10 से भाग नहीं हो रही है तो 35 दूनी कर देंगे यानी कि 70 हो जाएगा हमारे यहाँ पर। अब 70 को 5 से ही भाग हो जाएगी, 10 से ही भाग हो जाएगी और 35 से ही भाग हो जाएगी। तो श्रावगुणज तो हमें मिल गया 70। अब श्रावगुणखंड क्या होगा? और वो भी सबसे बड़ा। श्रावगुणखंड का मतलब होता है पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड और वो भी सबसे बड़ा। तो पहले 5 का गुणनखंड कर लेंगे। 5 का गुणनखंड हमारा 5 ही आ जाएगा। और 10 की बात करें तो 10 का गुणनखंड आ जाएगा हमारा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 35 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा आएगा 7 पंजे 35। ये हमारे गुणनखंड आ गए। और इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? वो भी सबसे बड़ा। तो 5 मिलता है हमें यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो हमारा जो श्रावगुणनखंड हो गया सबसे बड़ा वो हो गया 5 और श्रावगुणज क्या हो गया? 70 हो गया। इन दोनों का अंतर 70 में से 5 को हटाएंगे कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 65। तो ऑप्शन नंबर 4 65 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। अगला प्रश्न देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, यदि समय अब 2:17 यानी कि पीएम दोपहर का समय दे रखा है 2:17 है तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 के पश्चात क्या समय होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले समय को लिख लेते हैं 2:17। पीएम का मतलब दोपहर का समय है, पीएम हो रहे हैं। और यहां पर देखा 11 घंटे 59 के बाद हमें समय बताना है। अगर मान लो हमने यहां पर 1 मिनट अपनी तरफ से जोड़ दिया तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा? 11 घंटे और हमारा 60 मिनट हो जाएगा। 11 घंटे 60 मिनट हो जाएगा जो कि हमारे कितने बन रहे हैं? हमारे बन रहे हैं 12 घंटे। अब 12 घंटे इसमें को जोड़ देंगे, जोड़ते हैं 12 घंटे किस तरीके से जोड़ेंगे हम? इस तरीके से जोड़ लेंगे इसको। 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा यहाँ पर और 2 और 2 4 और 1 हो जाएगा यानी कि 14:17 हो जाएगा। जब हमारा टाइम 12 से ऊपर निकल जाता है 14 हो जाता है तो उसको उसमें से 12 माइनस कर लेते हैं। लेकिन पीएम का क्या कर देंगे? एएम कर देंगे यानी कि जो हमारा टाइम होगा 2:17 ही होगा और क्या होगा? एएम होगा यानी कि रात के जो 2:17 होते हैं वो टाइम आ गया हमारा। अब हमने क्या करा था? 1 मिनट आपको ध्यान होगा, 1 मिनट हमने यहाँ पर जोड़ा था तो 1 मिनट इसमें से घटा दो। 1 मिनट घटाएंगे तो टाइम कितना बचेगा हमारा? हमारा टाइम बचेगा 2:16 और वो भी रात के यानी कि एएम। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो आजकल आपके सीटेट एग्जाम की सभी शिफ्टों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि 3/2 में कितने समकोणों की डिग्री बनेंगी। तो हमारा क्वेश्चन है अभी का कि 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है। अब 3.5 किस तरीके से लिखेंगे? 3.5 ये हमारा 3.5 होता है। और समकोण की डिग्री कितनी होती है? समकोण होता है हमारा 90 डिग्री का। यहाँ पर 90 डिग्री लिख लेंगे, करेंगे इनको सोल्व कर लेंगे। 9 से गुणा, 0 का 0 लग जाएगा, 9 से गुणा करेंगे 9 पंजे 45, हासिल 4 लगेंगे, 9 तिया 27, 27 और 4 31, 315 जाएगा। दशमलव यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था। तो हमारी कितनी डिग्री आ गई है? 315 डिग्री आ गई है हमारी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तो आप रट ही लो, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है प्रत्येक शिफ्ट में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन रहा है। पूछ लेता अगर यहां पर तो दोनों के स्थानीय मानों का गुणनफल पूछा है, अगर एक अंक भी देके पूछ लेता है कि इसके स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है, क्या गुणनफल है, क्या योगफल है, तो किस तरीके का भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। बस स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर पता लग जाना चाहिए आपको कि स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है। अगर यहाँ पर हम 5 के स्थानीय मान की बात करें तो पहले संख्या को लिख लेते हैं 70,560। हमने ये संख्या लिख ली। यहाँ पर जो 5 का स्थानीय मान होगा 5 के नीचे 5 लिख लेंगे और पीछे जितने अंक होंगे इतने 0 लगा लेंगे। 5 का स्थानीय मान हमारा आ गया। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 500 हो गया। अगर यहाँ पर 5 के अंकित मान की बात करें तो जो इसका अंकित मान होगा वो इसका 5 ही होगा। अंकित मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अंकित मान समझ में आ गया, स्थानीय मान समझ में आ गया। अब इसमें क्या दिया हुआ कि 6 के स्थानीय मान। अब 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 के नीचे यहाँ पर 6 लिख लेंगे और इसके पीछे एक अंक है तो एक 0 लगा लेंगे। और इन दोनों का गुणनफल पूछा तो इन दोनों की गुणा कर देंगे, 500 की और 6 और 60 की करेंगे। 6 पंजे 30 हो जाएगा। इसके अलग यहाँ पर कितने 0? 2 0 ये है, 1 0 ये है, 1 2 3 3 0 लगा लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, 30,000। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे। प्रश्न नंबर 5 है, गुणनफल 3001 गुणा 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि 3,311 प्राप्त हो।
तो 3001 को लिख लेते हैं पहले। 3001 गुणा 101, भाई मान लिया इसमें से x घटाया जाए तो हमें क्या मिलेगा, अगली वाली संख्या मिलेगी 3,03,11, ये वाली संख्या मिलेगी। सोल्व कर लेंगे इसको। सोल्व कैसे करेंगे, इनका गुणनफल निकाल लेंगे। गुणनफल कैसे निकालेंगे, हम इसको 100 + 1 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3001 गुणा, इसको हम 100 + 1 लिख सकते हैं, नहीं 101 को 100 + 1 लिख लिया। अब पहले 100 से गुणा कर लेंगे, फिर 1 से गुणा कर लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा गुणनफल आ जाएगा। माइनस का x = 3,03,11, इसको ऐसा का ऐसे ही लिख लेंगे। अब गुणा करेंगे इसको तो यहाँ पर 3,001 आ जाएगा और 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो इसके पीछे लगा देंगे ऐसे कैसे ही, और प्लस अगर 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी, तो ये हमारा आ जाएगा 3001, इस तरीके से आ जाएगा। अब ये वाली संख्या पक्षांतर करके इधर ले लो, इधर लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, तो हमारी जाएगी 3,03,11 और ये वाला x उधर चला जाएगा इधर, तो ये हमारा प्लस में जाएगा, माइनस का साइन था तो = x हो जाएगा हमारा। इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, हाँ यहाँ पर आ गया हमारा। अब इसको देखेंगे आगे सोल्व करेंगे, हम इस वाली में इस वाली संख्या जोड़ देंगे। देखो हम स्तंभ विधि से जोड़ेंगे ताकि हमारी गलती ना हो, पंक्ति विधि से जोड़ने में गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 1003, इस तरीके से जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे। 0 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 0 1 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा और 3 में 0 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 0 और 3 आ जाएगा। अब ये वाली जो संख्या थी, ये वाली 3,03,11, इसमें से घटा देंगे, घटाएंगे इस वाली संख्या को, 1 1 3 और आगे क्या है, 00 है और 3 है, ये वाली संख्या है, इसको घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा, यहाँ पर 2.5 ले लेंगे 10 हो जाएगा, और 10 में से हम अगर 1 घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पर 0 बचा था क्योंकि हमने 2.5 ले ली थी, इधर 3 से 2.5 लेंगे तो फिर से 10 हो जाएगा, और 10 में से 3 घटाया 7 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचा था, यहाँ पर हमारा 2 बचा था, 2 लिख लिया, और आगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0 बचेगा, ये 0 बचेगा। यानी कि हमारा जो घटा कर आया लास्ट में वो क्या आया, 2790 आया, 2790। हम अपने ऑप्शन देख ले, हमारा ऑप्शन है क्या 2790 कोई सा, तो हमारा ऑप्शन है 2790, ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई किसके बराबर होगा। अब मैंने आपको बताया था कि 10 दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, इसकी 10 के गुणा कर लेंगे इस तरीके से, प्लस आगे देखेंगे सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100 होता है तो 11 लिखकर इसकी 100 से गुणा कर लेंगे, प्लस 12 इकाई का मतलब 1 होता है, 1 से गुणा कर लेंगे और जोड़ लेंगे, कितना आता है 10 की 10 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, प्लस 11 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे 1100 हो जाएगा और प्लस का 12 आ जाएगा। इस तरीके से हम फिर से स्तंभ विधि से जोड़ेंगे इसको, 1100 तो 100 लिख लेंगे, इसके नीचे को 100 लिख लिया, फिर 12 लिख लेंगे, जोड़ेंगे इनको 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी कि 1212 आ जाएगा, यानी कि 12 12 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, 12 12 ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर क्या है। पहले 12 से इस संख्या को भाग कर लेंगे, 11 से इस वाली संख्या को भाग कर लेंगे और दोनों का जो शेषफल आएगा दोनों को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले 12 से भाग करते हैं, 3488 को 12 से भाग करेंगे, इस तरीके से करेंगे भाग, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 10 बचेगा 108 हो जाएगा, 12 नमा 108 होते हैं, 108 हो जाएगा, 8 बचेगा और 8 ही हमारा इसमें से शेषफल, यहाँ पर 0 लगा देंगे तो 8 हमारा शेषफल बच जाएगा। तो भाई इससे 12 से भाग करके हमारा शेषफल कितना आया, 8 आया है। अब 11 से ही भाग कर लेते हैं, 2478 को, 2478 को 11 से भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, 2 बचेगा यहाँ से 27 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 5 बचेगा 58 हो जाएगा, 11 पंजे 55 और 58 से 55 घटाया तो कितना बचा, 3 बचा, यानी कि हमारा शेषफल कितना बचा, 3 बचा, घटा देंगे 8 - 3 = 5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप सभी को अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अच्छे से समझ आ रहे होंगे। कमेंट में अपने फीडबैक जरूर दिया करें, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं, अगर किसी का रिप्लाई नहीं दे पाता, जिसका रिप्लाई जरूरी होता है मैं उसका रिप्लाई भी देता हूं, नहीं तो रिएक्शन तो सभी के कमेंट पर जरूर मिलेगा। 8वां प्रश्न देखते हैं, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो भाई क्या क्या दे रखा है, एक आयत दे रखा है और एक क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है। तो पहले आयत ही बना लेते हैं, एक आयत बना लेंगे हम यहाँ पर, ये हमने एक आयत बना लिया और इधर को बना लेंगे हम एक वर्ग, आयत और वर्ग हमारे तैयार हो गए हैं। अब क्या दिया होगा कि किसी वर्ग का परिमाप दिया होगा 24 सेंटीमीटर, ये वर्ग का परिमाप मान लिया हमने 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई हमने 8 मान ली, 8 दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है, ये दी हुई है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो, यानी दोनों के परिमाप बराबर दे रखे हैं तो आयत का परिमाप भी कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। भाई इस परिमाप और इसकी एक भुजा की मदद से हम इसकी दूसरी भुजा निकाल लेंगे जो कि चौड़ाई है। अब निकालेंगे, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है आयत के, 2 गुना ये वाली भुजा को अगर हम b मान ले, 2 गुना b प्लस का 2 गुना 8 = 24, ये हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा, 2b = 24, ये वाली 8 दूनी 16 है, 16 हो जाएगा, उधर को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। इस तरीके से आगे देखेंगे इसको,
2 भी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2 भी इक्वल टू हो जाएगा 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 8 बचेगा, और 2 से इस 8 को काटेंगे और तो 2 चौके 8, यानी कि हमारी जो इसकी चौड़ाई निकल कर आ गई वो कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई हमारी 8 है और चौड़ाई हमारी 4 है, तो 8 चौके 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे आयत का, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा दे रखा, 32, ऑप्शन नंबर 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संख्या 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। अब जैसे मैंने पहले बताया था आपको क्वेश्चन उस तरह का क्वेश्चन आ गया ना, स्थानीय मान और अंकित मान पूछ ले, 3 का स्थानीय मान और 3 का अंकित मान। तो पहले संख्या को लिख लेंगे 1 2 3 4 5। अब पहले लिखेंगे इसका 3 का स्थानीय मान, तो 3 के नीचे 3 लिख लेंगे और पीछे कितने अंक है, 2 अंक है, 2 जीरो लगा देंगे इसके पीछे। आ गया हमारा स्थानीय मान। अंकित मान क्या होता है, 3 का अंकित मान 3 ही रहेगा, तो 3 यहां पर लिखकर हम इसको घटा देंगे, अंतर का मतलब घटाना, घटाएंगे। इधर 2.5 ले लेंगे, यहां पर 10 हो जाएगा, इधर 2.5 ले लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में 3 गया 7, यहां पर 9 बचेगा, 9 लिख लेंगे और 3 में से 2.5 ली थी तो 2 बचा था, यानी कि 297, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, 297। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। दो संख्याओं का मैस है 28 है और उनका लेस है 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, यह हमें बताना है। भाई अगर आपके पास इस तरह का सवाल आता है लेस है, मैस है और एक संख्या का, तो सीधा सीधा एक बात याद रखना कि लेसअप है गुणा मैसअप है, लेसअप है गुणा मैसअप है इक्वल टू में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली 1 2 नहीं है यहाँ पर, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब लेसअप पे कितना दिया हुआ है, 336 दिया हुआ है, गुणा मैसअप पे कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, और एक संख्या दे रखी है 112, दूसरी संख्या में निकाल ले, दूसरी संख्या हम x मान लेंगे। यहाँ पर x और y लिख लेते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, x और y लिख लेते हैं, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, इस तरीके से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे अगली लाइन में, 112 से इसको भाग करनी है सीधी सीधी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 336 गुणा 28 और बटे 112। काटेंगे इसको, पहले हम इसको 4 2 6 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 बजे 4 8 32, 28 हो जाएगा, 4 से इसको काट लेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 8 32, 1 बजेगा 4 चौक 16, 84 हो जाएगा। अब 28 से 28 कट गया तो हमारा x इक्वल टू कितना आ गया, 84 आ गया, यानी कि दूसरी संख्या हमारी कौन सी आ गई, 84 आ गई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक संख्या दे रही है, इसको अगर हम 11 से भाग दें तो जो भागफल आएगा और शेषफल आएगा उनका योग हमें निकालना है। यानी कि ये जो संख्या दी हुई है 11 0 1 1 1, ये जो संख्या दी हुई है इसको अगर हम 11 से भाग करें तो जो हमारा भागफल आएगा और शेषफल आएगा उन दोनों का योग बताना हमें। भाग करेंगे, पहले एक बार जाएगा, 11 कम 11 हो जाएगा, 0 0 बचेगा। अब हम ऊपर से क्या उतार लेंगे, 0 उतार लेंगे, भाग नहीं जाएगी, फिर अगली संख्या उतारेंगे 1 हो जाएगा यहाँ पर, फिर अगली अभी भी भाग नहीं जाएगी, फिर अगली संख्या उतारेंगे 1 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दो, 3 तीर के निशान अगर यहां पर बराबर हो गए, देखो अगर हम ये समझाने का तरीका तीर के निशान लगाकर उतारना, जब हम 3 तीर के निशान एक साथ हो जाते हैं, एक बराबर हो जाते हैं, तो यहां पर 2 जीरो लगा लेंगे। अगर 2 तीर के निशान बराबर होते तो 1 जीरो लगाते, तो यहां पर 11 आ गया, फिर 11 से 11 को भाग करेंगे, एक बार जाएगा, यानी 11 कम 11, फिर 0 हो जाएगा, फिर आगे से अगली वाली संख्या उतार लेंगे, 1 उतार लेंगे, इसमें भाग नहीं जाएगी तो 0 लगाकर इसको हम ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जो हमारा भागफल आया वो हमारा ये आ गया 10,000 10 आ गया, भागफल कितना आ गया 10,000 10, ये आ गया हमारा भागफल। और शेषफल कितना आया, शेषफल 1 आया, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि योगफल पूछा था, तो 1 हो जाएगा 1 0 0 1, यानी कि 10,011 हो जाएगा। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा 10,011 है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3 10,011, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 12 है, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 इक्वल टू 11,000 बार है, 11,000 बार है, 11,000 प्लस रिक्त स्थान 2.5 हो तो रिक्त स्थान में आने वाली संख्या क्या होगी। करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। 112 गुणा 1 कर लेंगे क्योंकि इकाई दे रखा है, प्लस 12 गुणा 1000 कर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1000 दिया हुआ है, इक्वल टू 11 0 12 लिख लेंगे, प्लस रिक्त स्थान के स्थान पर हम यहाँ पर x लिख लेंगे, x मान लेंगे कि x होगा यहाँ पर, और दहाई की जगह लिख लेंगे हम 10, क्योंकि दहाई का स्थान की वैल्यू जो होती है वो 10 होती है। सोल्व कर लेंगे इसको, ये 12,000 हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 12,112, इनकी गुणा करने पर आपस में जोड़ देंगे इन दोनों को तो हमारा 12,112 आ जाएगा, और ये वाला इधर पक्षांतर ले आएंगे, माइनस का 11 0 12 हो जाएगा, इक्वल टू में 10x हो जाएगा। इस तरीके से हमारा अब घटा लेंगे इनको। देखो पंक्ति विधि से घटाने में गलती हो जाती है, मैं बताता हूँ, तो इसलिए हम इसको स्तंभ विधि से घटाएंगे, 11 0 12 इस तरीके से लिख लेंगे। घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, और 1 में से 1 गया 0, यानी कि हमारा 1100 हो जाएगा। 1100 इक्वल टू
10x। अब इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 110 आ गया, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। इस स्थान वाली जगह पर 110 भरा जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 13 है, एक गोदाम एक घनाभ के आकार में है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 56 मीटर, 42 मीटर और 10 मीटर, और आगे क्या दिया हुआ है कि 2.8 मीटर, 2.5 मीटर और 70 सेंटीमीटर माप वाले घनाभ आकार के कितने बक्से गोदाम में रखे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता है, पहले बड़े वाले का आयतन निकाल लेंगे और छोटे वाले के आयतन से भाग कर देंगे, संख्या आ जाएगी। बस एक बात का हमें ध्यान रखना कि सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पर इन तीनों की यूनिट सेम है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 70 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 70 सेंटीमीटर में हमारे हो जाएंगे 70 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.7 मीटर, 0.7 मीटर हो जाएगा। ये हमने चेंज कर लिया है। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट भाग कर देनी है। भाग किस प्रकार करेंगे, उनका आयतन निकाल लेंगे। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 56 गुणा 42 गुणा 10 डायरेक्ट लिख लेंगे और डायरेक्ट इसको भाग कर देंगे नीचे वाले से। 2.8 गुणा 2.5 गुणा 0.7, इस तरीके से। अब 3 दशमलव यहाँ पर तीनों का एक एक अंक के बाद है, तो तीनों की दशमलव हटा के ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। अब 1000 से गुणा क्यों करिए, इस बात का मतलब समझ में आ गया। 1000 से गुणा हमने इसलिए करिए क्योंकि यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव थी, यहाँ पर भी एक अंक के बाद थी, यहाँ पर भी एक अंक के बाद थी, तो तीनों की जगह 10 से गुणा करनी पड़ती, इसलिए हमने डायरेक्ट 1000 से गुणा कर दी। सोल्व कर लेंगे यहाँ पर इसको, 28 कम 28, 28 दूनी 56, ये हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो हमारा 7 से कटेगा, 7 छंग 42 हो जाएगा। अब 25 किससे काटेगा, 25 से इसको काट देंगे, 25 चौका 100 और 40, यानी कि जो हमारा नीचे तो कुछ नहीं बचा, नीचे एक 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 बचा है बस। ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा हमारा 2 यहाँ पर बचा है गुणा 6 यहाँ पर बचा है गुणा 10 यहाँ पर बचा है और गुणा 40 हमारा यहाँ पर बचा है। तो हमारा कुल मिलाकर आंसर कितना जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, 48 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 4800 बक्से उस गोदाम में रखे जा सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, यदि किसी व्यक्ति की आय 2000 रुपए है और वह राशि का 3/5 खर्च करता है, तो उसकी बचत का पता लगाना है कि बचत कितना करता है। तो वह उसकी आय कितनी है, 2000 रुपए आय है उसकी, और राशि का कितना खर्च कर रहा है, 3/5, तो 3/5 से इसको गुणा कर देंगे। कितना खर्च कर रहा है, खर्च आ जाएगा हमारा इसमें से 5 से काटेंगे इसको, 5 चौक 20, 2 जीरो लगा देंगे, इक्वल टू गुणा कर देंगे 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी कि 1200 रुपए। अब 1200 रुपए तो उसका खर्चा है, 1200 रुपए खर्च करा तो बचा कितना रहा है, 2000 कमा रहा है, 2000 रुपए कमा रहा है, 1200 इसमें से खर्च कर रहा है, तो 1200 लिख के इसमें से माइनस कर देंगे, घटाएंगे, 0 में से 0 बचेगा, 0 में से 0 और यहाँ 2.5 लेंगे, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचेगा 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा। तो बचत उसकी हो रही है 800 रुपए। सीधी सीधी बात है, 2000 में से 1200 खर्च कर रहा तो 800 बचा रहा है, तो बचत हमारी 800 रुपए आ गई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, एक ट्रेन 15 जून को 4:15 पर अपनी यात्रा शुरू करती है और 17 जून को 3:15 पर 2640 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। तो इसकी गति ज्ञात करनी है। अब गति का फॉर्मूला क्या होता है, गति बराबर होता है दूरी बटे समय, गति बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है हमें, हमारे पास दूरी दे रखी है 2640 किलोमीटर, 2640 किलोमीटर। समय का अगर हम समय निकाल ले तो हमारी गति पता चल जाएगी किस गति से वो चली है। अब समय निकालते हुए देखो, 15 जून को 4:15 पर यात्रा शुरू कर रही है, 15 जून को 4:15 पर लिख लेते हैं। 15 जून को 4:15 पर यात्रा शुरू हो रही है। अब यात्रा पूरी कब हो रही है, 17 जून को 3:15 पर। अब ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर 17 जून ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, 17 जून को 3:15 पर। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर 1 घंटा हम अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं। इस 3:15 को कितना कर लेते हैं, 4:15 कर लेते हैं इसको, 3:15 को, यानी कि 17 जून को 4:15 पर उसकी यात्रा पूरी हो रही है। तो कितना टाइम लग रहा है उसको पूरे 2 दिन लग रहे हैं, 2 डेज, 2 दिन लग रहे हैं। 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, 48 घंटे होते हैं 2 दिन में। ठीक है, अब हमने यहां पर कितना घंटा बढ़ाया था, यहां पर ध्यान करो, यहां पर 3:15 से हमने 4:15 करा था, 1 घंटा बढ़ाया था, तो 1 घंटा इसमें से माइनस कर दो, तो कितने घंटे आ गए, 47 घंटे आ गए। अब हमारे पास टाइम आ गया और दूरी दे रखी है, सोल्व कर लेंगे इसको। टाइम 47 घंटे आ गया। अब हमने -1 क्यों करा, क्योंकि हमने वहां पर एक, यहां पर ध्यान दो, हमने यहाँ पर एक घंटा बढ़ाया था, 3:15 से 4:15 करा था ना यहाँ पर, तो इसलिए हमने 1 घंटा फिर इसमें से घटा दिया है। अब आगे इसको सोल्व करेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारे दे रखिए 2640, इसको भाग कर देंगे 47 से, भाग करेंगे 47 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, इसको हम फिर से अलग तरीके से भाग करते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 2640 और इसको 47 से भाग करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर लिखकर भाग करेंगे। कितनी बार जाएगी, पहले भाग जाएगी हमारी 6 बार, 6 7 42 का 2, हासिल लगे 4, 6 चौक 24 और 4 282, हमारा ज्यादा हो जाएगा। अब ज्यादा हो जाएगा तो हम इसकी भाग कितनी बार करेंगे, इसकी भाग करेंगे हम
5 बार, 5 लिख लेंगे यहाँ पर, 5 से करेंगे 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगे 3 और 5 चौक 20, 20 और 3 23, ये हो जाएगा 235 घटाएंगे, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 गए 2, 29 बचेगा यहाँ पर। जीरो उतार लेंगे, जीरो उतार के फिर भाग कितनी बार जाएगी हमारी, और आपके 6 बार भाग चली जाएगी हमारी, 6 से भाग करेंगे 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगे 4, 6 चौक 24 और 4 28, 282 आ गया, घटाएंगे 10 में से 2 गया 8, 8 बचेगा यहाँ पर। आगे सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पर हमारा 8 बचेगा, दशमलव में लगा लेंगे यहाँ पर, क्या लगा लेंगे हम, दशमलव लगा लेंगे, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ पर, और भाग कितनी बार जाएगी, फिर एक बार भाग जाएगी इसमें, तो 47 ही कम 47, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पर बचेगा 7, 7 में 4 गया 3, 33 बच जाएगा यहाँ पर, जीरो बढ़ा लेंगे, और तो अब हमारी कितनी बार भाग जाएगी इसमें, 7 बार भाग करके देखते हैं कितना होता है, इसको 7 बार भाग जाएगी इस बार, तो 7 लिख लेंगे यहाँ पर, 7 सत्ते 49 का 9 आ जाएगा, हासिल लगेंगे 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32 हो जाएगा हमारा, 28 329 हो जाएगा, और घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा यहाँ पर। तो 2 प्लेस तक ही हमें सोल्व करना था, 56.17 हमारा आंसर आ गया। देखते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, 56.17 हमारा आंसर आया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, 56.17। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है हमारा, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब ध्यान दो, यहाँ पर दोनों संख्या का योग 9 है। अब देखते हैं 9 किसका योग है, 6 3 9, 7 2 9, 5 4 9, 6 3 9, तो 9 तो सभी का है। अब अगली वाली कंडीशन क्या है कि 27 जोड़ दिया जाए तो दोनों अंकों का क्रम उलट जाता है। सभी में हम 27 जोड़ देंगे, इसमें भी 27 जोड़ देंगे, और इसमें भी 27 जोड़ देंगे, और इसमें भी 27 जोड़ देंगे। जोड़ेंगे 7 और 6 13, यहाँ पर बराबर का निशान लगा लेते हैं, 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 हासिल का 6। आगे जोड़ेंगे 7 और 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 2 7 और 1 हासिल का 8, यानी कि 81 हो गया यहाँ पर। आगे जोड़ेंगे 7 और 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 1 हासिल का 5 54 बचेगा, और इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 और दोनों 1 हासिल का 10, यानी कि 100। तो अंक किस में उलट रहे हैं, पहले वाले में उलट रहे हैं, यानी कि 3 6 का 6 3 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 18 है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से सुबह को 6:14 पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय हमें बताना है कि कितना टाइम उसको लगा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 मिस हो गया यहाँ पर, तो टाइप नहीं हुआ होगा। इसको सोल्व करते हैं हम, तो 6:14 टाइम लिख लेते हैं, 6:14, और एएम का मतलब होता है सुबह का समय, और 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। तो 13 घंटे 48 मिनट इसमें को हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, 13 यहाँ पर लिख लेंगे और 48 यहाँ पर लिख लेंगे। जोड़ेंगे इसको, 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6, ये हो जाएगा हमारा 62 हो जाएगा यहाँ पर। 48 4 52 10 62, ये हो जाएगा 62, और 3 और 6 9 और 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये 62 होता है, तो यानी कि हम अगर हम इसमें से 60 निकाल लेंगे, 60 मिनट निकाल लेंगे इधर को, तो 1 घंटा बन जाएगा ना हमारा। तो इसमें 60 मिनट निकाल लेंगे इधर, यानी इसमें से 60 माइनस कर देंगे तो हमारा 2 बचेगा, और 1 घंटा इधर बढ़ा लेंगे, तो हमारा कुल मिलाकर इतना जाएगा 20 घंटे हो जाएंगे, और हमारा 02 हो जाएगा, यानी कि 2 मिनट हो जाएगा। अब ये कितना टाइम होता है, इसमें से 12 घटाएंगे तो हमारा टाइम चेंज हो जाएगा, यानी कि पीएम हो जाएगा, यहाँ पर एएम की जगह, और इसमें से 12 घटा देते हैं हम इस बार, 0 0 2 बचेगा, 0 हो जाएगा, और 20 में से 12 गए 8 बजेगा, डायरेक्ट कर लेंगे, यानी कि 8:02, और यहाँ पर जाएगा पीएम। 8:02 पर वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 स्पेसिफिकली सही आंसर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर 12 क्यों घटाया है, 12 घटाने का मतलब समझ में आ गया। अगर मान लो 12 भी नहीं, हम नहीं घटाते यहाँ पर, तो आपको पता 20 कब बजते हैं, 20 भाई 8 बजे बजते हैं। 20 बजने का टाइम क्या होता है, 8 बजे होता है, तो 8:02 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। तो कल हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया था धनात्मक गुणनखंडों का, और कुछ कमेंट भी आए थे कि एक आधा क्वेश्चन और करा दो धनात्मक गुणनखंडों का। अब तो कल जो हमने कराया था वो अलग तरीके से कराया था, आज मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा धनात्मक गुणनखंडों के योगफल निकालने का। तो 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, पहले 96 के गुणनखंड कर लेते हैं, करेंगे सिंपल गुणनखंड कर लेंगे। अब जो गुणनखंड जिसको हम कहते हैं 2 से करेंगे 48 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे हम हमारा आ जाएगा 24, और 2 से करेंगे हमारा 12 आ जाएगा, 2 से करेंगे हमारा 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 5 बार है, और 3 1 बार। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। अब जो धनात्मक गुणनखंडों के योगफल का फॉर्मूला होता है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। वो ये फॉर्मूला होता है ए की पावर p प्लस 1, ए की पावर p प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन a माइनस का 1, गुणा इस तरीके से होगा, गुणा b की पावर q प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन b माइनस का 1। अब यहाँ पर a क्या है, p क्या है, यह भी बता देता हूं। देखो जो a है ये तो हमारा 2 होगा,
और p प्लस 1 यानी कि इसकी पावर में एक जोड़ देंगे और एक यहाँ पर इसमें से a में से इसको घटा देंगे एक को, तो हमारा जो इस तरीके से लिख लेंगे। और यहाँ पर b क्या, b हमारा अगला वाला पद है और ऊपर की इसकी भी पावर में एक जोड़ देंगे और इस तरीके से हम घटा देंगे। तो आगे हम सोल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। लिखेंगे हमें, आपको देखो यहाँ पे लिख लेंगे 2 की घात 5 प्लस का 1 माइनस का 1 यहाँ पे लिखेंगे नीचे, और 2 माइनस 1 यहाँ पे लिखेंगे, गुणा का निशान लगा देंगे। तो दूसरा पद है हमारा 3, तो 3 की घात 1 प्लस का 1 माइनस का 1 यहाँ पे लिख लेंगे और नीचे लिख लेंगे 3 माइनस का 1। आगे सोल्व करेंगे इसको हम, तो आगे कितना हो जाएगा, 2 की घात हमारा 6 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, गुणा 3 की घात 2 हो जाएगी, 3 की घात 2 माइनस का 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा यहाँ पर, इस तरीके से। अब आगे सोल्व करते हैं इसको हम। तो 2 की घात 6 की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 की 6 बार गुणा कर दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 आ गया, 64 माइनस का 1, नीचे वाले 1 को लिख लो, चलो छोड़ देते हैं या फिर आगे देखेंगे तो 3 तिया 9, 9 माइनस का 1 अपॉन 2 इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे इसको अगर हम सोल्व करें इसको आगे, तो 64 में से 1 गया 63 बचेगा, गुणा 9 में से 1 गया 8 बचेगा, और नीचे कितना हमारा, नीचे 2 चल रहा है, नीचे 2 चल रहा है, 2 से इसको काटेंगे, 2 चौका 8 यानी कि 63 गुणा 4 आ जाएगा, 63 गुणा 4 जो कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 संग 24 और 1 25, 252 आ जाएगा। तो 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना आ गया, 252 आ गया, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऑप्शन नंबर 1 स्पेसिंग के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस वाले फॉर्मूला अगर आपको ये याद हो गया तो आप किसी भी संख्या के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। तो पहले दो समकोणों में निकाल लेंगे डिग्री की संख्या, 2 गुणा 90 कर लेंगे क्योंकि एक समकोण में 90 डिग्री होती है हमारी। तो कितना आ गया, 9 दूनी 18, 180 डिग्री आ गया 2 समकोणों में। आगे क्या दिया, 2/3 और दिया हुआ है, तो 2/3 में भी निकाल लेते हैं भाई। 2/3 लिख लिया, 90 से गुणा कर दी और 3 तिया 9 और इनकी गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, 6/5 में कितने 1/10 है। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बहुत करा चुका हूं क्योंकि आपके सेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कितने में कितने होंगे। 6/5 लिख लेंगे और भाग कर देंगे 1/10 से। 6/5 लिख लेंगे और कितने 1/10 है, तो 1/10 से भाग कर लेंगे। और मैं आपको बता चुका हूं कि भाग हम बिल्कुल भी नहीं करते, हम क्या करते हैं 6/5 ऐसा कैसे लिखेंगे, भाग की जगह गुणा कर देंगे और हर का अंश बना देंगे और अंश का हर बना देंगे, यानी कि इसको उलट देंगे, 10/1 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 22 है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, तो उसके पास कितनी चॉकलेट शेष बची है, ये हमें बताना है। तो 3 दर्जन का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 12, क्योंकि 1 दर्जन में 12 चॉकलेट होती है, तो 12 तिया 36। अब उसने किस किस को दिया देख लेते हैं। 1/3 भाग दिया अपने पड़ोसी को, 1/3 भाग दिया अपने पड़ोसी को, काटेंगे 12 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 12 अपने पड़ोसी को दिया, और क्या दिया है 36 का 1/6 भाग रेहाना को दिया, यानी कि 1/6। 1/6 का मतलब होता है छठे उसका एक हिस्सा, तो 1/6 से गुणा करेंगे इसी, तो कितना जाएगा 6 छंग 36, यानी कि 6 उसने किसको दे दी, और रेहाना को दे दी। और क्या कहा गया इसमें, कहा गया है कि 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। अभी 36 का 1/4 निकाल देंगे, 1/4 कर देंगे, 4 से काटेंगे तो 4 9 में 36 होता है, तो 9 चॉकलेट उसने अपने बहन को दे दी। तो टोटल उसने कितनी चॉकलेट खर्च कर दी है, 12 जोड़ देंगे इनको, 12 और 6 18, 18 और 9 27, यानी कि 36 में से 27 चॉकलेट तो वो दे चुका। तो कितनी चॉकलेट बची उसके पास, घटाएंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 2 में से 2 गया 0, यानी कि 9 चॉकलेट उसके पास अब बच गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 है, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योगफल हमें बताना है। तो पहले एक आयत और एक वर्ग बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक आयत ले लेते हैं, पहले ये वर्ग ले लेते हैं, इधर एक वर्ग ले लिया और यहाँ पर हमने एक आयत बना लिया इस तरीके से, आयत और वर्ग आ गए हमारे। अब आगे क्या दिया हुआ है कि एक वर्ग का परिमाप दे रखा 44 सेंटीमीटर, तो वर्ग में लिख लेंगे, वर्ग का परिमाप लिख लिया। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो आयत का परिमाप भी इतना ही हो गया 44। अब आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो पहले वर्ग की भुजा निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। वर्ग का परिमाप क्या होता है
अगर हमने इसकी भुजा a मान ली तो 4 गुणा a इक्वल टू 44 होता है, यानी कि भुजा की अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। अब तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से 100 काटेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी कि a इक्वल टू 11 आ गया हमारी। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई, वर्ग की भुजा हमारी 11 सेंटीमीटर आ गई, 11 सेंटीमीटर। अब आगे क्या दिया कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो 11 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आयत की लंबाई कितनी आ गई, 16 आ गई। आयत की लंबाई हमारी 16 सेंटीमीटर आ गई। अब आगे क्या दिया रखा है कि वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल बताना है। तो अब हमें इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और दोनों के क्षेत्रफल निकालकर उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले इसका आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इसकी हमें ब्रैकेट पता होनी चाहिए, यानी चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो इसके परिमाप और एक भुजा का यूज करके हम इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे। देखिए किस तरीके से निकालेंगे। जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा b, ये वाली जो हमने b मान रखी है, प्लस का 2 गुणा 16 इक्वल टू 44, ये हो जाएगा। अब 2b इक्वल टू 44 माइनस का 16 दूनी 32, 32 हो जाएगा, क्योंकि 16 दूनी 32 गुणा कर लेंगे, उधर ले जाएंगे इसको पक्षांतर करके तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 44 में से 32 घटाया कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 12, और 12 को हम 2 से भाग कर देंगे, इस वाले 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा। यानी कि जो इसकी आयत की जो चौड़ाई आएगी वो आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर, इतना हो गया। और हमें आयत की लंबाई चौड़ाई पता चल गई और वर्ग की भी हमें भुजा मिल गई। अब इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, नीचे को निकालेंगे। किस तरीके से इनको क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो हमारा क्षेत्रफल जाएगा वो हो जाएगा 16 छंग 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हमारा आ गया आयत का। अब वर्ग का भी निकाल लेते हैं। इधर वर्ग की भुजा होगी हमारी 11 और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा। 11 और 11 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तो एक तो 96 आ गया, दूसरा आ गया 121, 121 इसके नीचे लिख के जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6 और 1 7, 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1 और 1 हासिल का 2, 217 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा दे रखा, 217, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 4 217 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है हमारा। 62, 51, 65, 21 और 56, 21 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। इन सभी में 5 का जो स्थानीय मान है उनका योगफल निकालना हमें। तो पहले संख्या लिख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर ये 62, 51 लिख लिया हमने यहाँ पर, और 65, 21 दे रखा है, और क्या दे रखा है 56, 21 दे रखा है। इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 यहाँ पे लिख लेंगे और इसके पीछे जितने अंक उतने 0 लगा देंगे, 50 हो जाएगा। 5 यहाँ पे लिख लेंगे, इसके पीछे 2 अंक है, 2 0 लगा दिए भाई। यहाँ पर 5 लिख लिया, इसके पीछे 3 अंक है तो 3 0 लगा दिए। जोड़ देंगे इन सबको, तो इस वाले 0 में ये वाले 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से जोड़ देंगे। और आगे देखेंगे, इस वाले 5 में ये वाला 0 जुड़ेगा और ये वाला 0 जुड़ेगा तो हमारा 5 हो जाएगा। फिर इस वाले 0 में ये वाला 5 जुड़ेगा, 5 हो जाएगा, और ये वाला 5 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि हमारा 5550 आ जाएगा इनके स्थानीय मानों का योगफल 5 के, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 5550, ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है। ये 48 कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर था जहां से हमने ये क्वेश्चन उठाया था, उसका क्वेश्चन नंबर था ये। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का योग हमें बताना है। तो फिर से एक वर्ग और एक आयत ले लेते हैं हम। यहाँ पर एक वर्ग ले लिया हमने, ये वर्ग ले लिया एक, और यहाँ पर हम ले लेंगे एक आयत। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है इसमें किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 48 और 21 है। आयत की दे रखी है दोनों चीजें, 48 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दे रखी है और 21 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई दे रखी है। आगे देखेंगे, किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। जो वर्ग की भुजा है आयत की लंबाई का 2/3 है। आयत की लंबाई 48 है तो 2/3 कर लेंगे इसका, 2/3, 3 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 दूनी 32 हो जाएगा। यानी कि जो इसकी वर्ग की भुजा आ गई वो आ गई हमारी 32 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, इनके दोनों के क्षेत्रफलों का योग निकालना है। तो दोनों के क्षेत्रफल निकाल देंगे, दोनों की लंबाई चौड़ाई और भुजा हमें पता है। तो पहले आयत का निकालेंगे। आयत की लंबाई क्या दे रखी है 48 और चौड़ाई दे रखी है 21, दोनों की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, गुणा कर लेंगे यहाँ पर बाद में। 32 की 32 से गुणा करेंगे तो आयत का इसका वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 32 और 32 की गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 960 और 960 में 64 जोड़ देंगे तो हमारा ये 32 और 32 की गुणा आ जाएगी। 4, 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 1024 आ जाएगा। जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ गया वो आ गया 1024। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम तो 48 दूनी कितना हो जाएगा, 48 दूनी हो जाएगा हमारा 96, 48 दूनी 96, 960 हो जाएगा। और इसमें जोड़ेंगे हम 48, इसमें 48 ही जोड़ लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 8, 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 1008 आ जाएगा। तो भाई एक का क्षेत्रफल तो हमारा आ गया 1008 आ गया एक का क्षेत्रफल। दूसरे का क्षेत्रफल कितना आया, 1024 आया, 1024। दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 हासिल का 3, 0 का 0 हो जाएगा, 1 और 1 2, यानी कि 2032।
तो आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का योग कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 4 2032 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 26 है। ये 44 कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर था ये। एक ही माप या साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, तो ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी, ये हमें बताना है। अगर हमें कहीं से पता चल जाए कि एक बोतल में कितना दूध आता है, तो हम बता देंगे कि 16 बोतल में इतना दूध आता है। तो पहले हम इसको लीटर और मिलीलीटर को टोटल मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 51 लीटर के कितने ml होंगे? 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 51 में कितने हो जाएंगे? 51,000 हो जाएंगे। और 750 ये रखें, जोड़ देंगे इनको 0, 5, 7, 1 और 5। वैसे तो मैं ऐसे भी लिख सकता डायरेक्ट, लेकिन आपको समझाने के लिए इस तरीके से करा है। 51,750 ml आ गए भी टोटल। अब क्या दे रखा है? ये जो दूध है ये 23 बोतलों में भरा जाता है बराबर। तो 23 से इसको भाग कर रहे हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि एक बोतल में कितना दूध आ रहा है। इसको भाग करेंगे 23 से, भाग करेंगे किसको? 23 से भाग करेंगे 51,750 को। तो इस तरीके से लिख के भाग करेंगे 51,750, ताकि हमारी गलती ना हो। 23 से भाग कर देंगे इसको, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा। 23 दूनी 46 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5, ऊपर से क्या उतार लेंगे? 7 उतार लेंगे यहाँ पर। 23 दूनी 46 हो जाएगा, घटाएंगे 7 में 6 गया 1, 5 में 4 गया 1 बचेगा यहाँ पर। फिर से क्या उतार लेंगे हम? यहाँ पर 5 उतार लेंगे। अब आगे इसको भाग करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या आएगा हमारा? कितनी बार भाग जाएगी ये हमारी? भाग जाएगी 5 बार। 5 बार भाग चली जाएगी यहाँ पर, 5 बार भाग जाएगी पूरी। तो 5 या 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, और आगे 0 का 0 ऐसे लगा देंगे, यानी 2250 आ गया। इसको भाग करके कितना आएगा? 2250 ml, यानी कि एक बोतल में 2250 ml दूध भरा जाता है। और कितनी बोतलों में भरना था? क्वेश्चन क्या था हमारा? 16 बोतलों में दूध की मात्रा बतानी थी। तो 16 से इसकी गुणा कर देंगे। किसकी गुणा करेंगे? जो हमारा भागफल आया है 2250 की। 2250 की कितने से गुणा कर देंगे? 16 से गुणा कर देंगे। हमें पता लग जाएगा कि 16 बोतलों में कितना दूध भरा जाएगा। 16 0 0, 16 पंजे 80 का 0 हासिल लगे 8, और 16 दूनी 32, 32 और 8 40 का 0 हासिल लगे 4, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, यानी कि इतने ml दूध आ गया 36,000 ml। और 36,000 ml के अगर हम लीटर बनाए तो कितना हो जाएगा? 36 लीटर हो जाएगा सीधा, क्योंकि 1000 से भाग कर देंगे इसको। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 36 लीटर। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा 36 लीटर, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा 36 लीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, और ये 42 हमारा क्वेश्चन नंबर था जहां से हमने क्वेश्चन टाइप किया था। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं, उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या कितनी होगी? तो इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी आपको कराया है। अब सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं, करेंगे इसको 5 गुणा 12 कर लेंगे, तो 12 पंजे 60 टॉफियां उसके पास। और उसने क्या करा? 1/3 भाग किसको दे दिया? इन 60 का 1/3 भाग किसको दे दिया? 1/3 भाग दिया अमिता को। काटेंगे 3 दूनी 6 20 हो जाएगा, यानी कि 20 दे दिया। ठीक है, और आगे देखेंगे, आगे क्या देखा? 2/5 भाग अनिल को, तो 60 का 2/5 निकाल लेंगे। इन पर राउंड कर देते हैं जिनको जो दिया है। 2/5 5 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 पंजे 60 होता है, 12 हो जाएगा। और 12 दूनी 24, 24 किसको दे दी? अनिल को दे दी। और 1/12 भाग किसको दे दिया? हमीदा को दे दिया। तो 60 का 1/12 निकाल लेंगे यहाँ पर, तो 12 पंजे 60, यानी कि 5 दे दी हमीदा को। तो ये जो राउंड बना रखा हमने, ये टोटल ट्रॉफी उसने दी है। तो 20, 24 और 5 कितना हो जाएगा? 5 4 9 हो जाएगा, और 2 2 4, यानी कि 49 ट्रॉफी उसने दे दी। ट्रॉफी कितनी थी उसके पास? 60 ट्रॉफी थी। तो 60 में से 49 घटा देंगे, घटाएंगे 10 में से 9 गया 1, 5 में 4 गया 1, यानी कि 11 ट्रॉफी उसके पास शेष बची हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 27 क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों में हमने लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर कर लिए जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जो भी साथी अंत तक बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।